जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो लगातार तैयारी चल रही है या नहीं? पहले सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बताओ कि आपकी तैयारी चल रही है या नहीं? और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपना नाम भी प्रेषित करो कि सर मैं देख रहा हूँ वीडियो, जिससे मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप शब्दावलियों को देख रहे हैं। और ये शब्दावलियाँ मैंने ऐसे इसलिए स्टार्ट की हैं आप लोगों को जैसा पता होगा क्या, कि बहुत से ऐसे शब्द हैं, कठिन हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं और सरल हो जाते हैं तो हम पढ़ते नहीं हैं। 2 चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं। अगर वो कठिन हो गए तो हमने छोड़ दिया और अगर वो सरल हो गए ए, तो हमने उसको पढ़ा नहीं कि अरे यार ये तो आता है। ये समस्या ना हो। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? उसी समाधान का नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर। अर्थात 365 दिन हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उस कॉन्सेप्ट क्लियर के माध्यम से हम आपसे कुछ एमसीक्यू भी लास्ट में समझाने के बाद पूछेंगे। अगर आप एमसीक्यू का सही जवाब दे जाते हो तो हम ये मानेंगे कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका भविष्य में आने वाला जो 1 नंबर है वो पूरा हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखकर ये क्लास स्टार्ट की गई है। टाइमिंग 9:30 बजे है, जिसमें आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा। लाइव सेशन इसलिए नहीं है क्योंकि लाइव बहुत लंबा वीडियो नहीं है, तो लाइव लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वीडियो देखते रहते हो तो पर्याप्त है आपका। 365 डेज में हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए। ये आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए। और जैसे ये शब्द आप लिखा होगा, निजी, सार्वजनिक और मैरिड वस्तुएं। आपको बताएं, ये एनसीईआरटी में एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास नहीं होगा, छोटा-सा है। लेकिन इससे संबंधित आपको बता दें, राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, बिहार में पूछा जा चुका है और यूपीएससी में तो वस्तुओं से संबंधित कई तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। मैरिड वस्तुएं पूछा जा चुका है यूपीएससी में, सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के बारे में पूछा जा चुका है यूपीएससी में, आपका व्हाइट गुड्स के बारे में पूछा जा चुका है। अब देखिएगा जाकर क्वेश्चन। तो अब ऐसी जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको करना है। जैसे राजस्थान में तो मेंस में पूछा गया है मैरिड वस्तुओं के संदर्भ में कि मैरिड वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में उपयोगिता समझाते हुए लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए मैरिड वस्तुएं होती क्या है। और ये छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये गड़बड़ा जाते हैं और मामला हमारा पिट जाता है। तो वो गलती ना हो, इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, तो देखते रहिएगा आप लोग लगातार। उसमें कोई आपको हार्ड रूल तो है नहीं कि भई आप 9:30 बजे ही आकर देखें। जब भी आपको समय मिले तब आप इसको देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर। ये काम से आने वाला है और एक-एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बहुत लंबी क्लास जाती नहीं है, इसलिए पॉइंट को आप लोग नोट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और आपका एक 365 डेज़ अगर कॉन्सेप्ट के रूप में कॉपी बन जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम सूट आउट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सार्वजनिक, निजी निजी और मैरिड वस्तुएं, ठीक है? निजी वस्तुएं क्या होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं और मैरिड वस्तुएं क्या है, अर्थात प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स और मैरिड गुड्स। मैरिड गुड्स को उत्कर्ष गुड भी कहते हैं, ठीक है? तो उत्कर्ष गुड्स क्या होती हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। अब सबसे पहले आता है निजी वस्तु। समझाना सबसे आसान है निजी वस्तु को, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें आवश्यकता है नहीं कि निजी वस्तु होती क्या है। वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जो लोगों द्वारा निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब उपयोग की जाए, अपनी निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जब वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो वो वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं और इनका व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है। समझिएगा, इनका व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है। जैसे मैं अगर ये पेन का यूज कर रहा हूं तो मैंने इसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इस पेन को इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने इसका भुगतान किया है।
ये वस्तुएं क्या होती हैं? निजी, अर्थात स्वयं का अधिकार हो, अर्थात व्यक्तिगत अधिकार जब मिल जाए तो वो वस्तुएं निजी वस्तुएं कहलाती हैं। क्या हो सकती हैं निजी वस्तुएं? जैसे खाद्य पदार्थ हो सकता है निजी वस्तु। हमने अपने लिए घर लिया है, स्वयं का आवास लिया है, वो भी हो सकता है निजी वस्तु। हमने एक तरह से क्या है कि कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, मनोरंजन करने के लिए जा रहे हैं, वो भी हो सकता है निजी। हम ट्रांसपोर्टेशन अपना व्यक्तिगत रूप से कार यूज कर रहे हैं, वो भी निजी वस्तु हो सकता है। मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा हूँ, वो भी निजी वस्तु हो सकता है। तो जो मेरे व्यक्तिगत रूप से परचेज की गई चीजें हैं, जो मेरे द्वारा खरीदी गई चीजें हैं, वो निजी वस्तु कहलाती हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि निजी वस्तु में मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जिसके बेस पर निजी वस्तुओं की चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है। निजी वस्तुओं की एक तरह से क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बेस पर आपका क्वेश्चन बनेगा, इनको आपको रटना पड़ेगा। पहली तो निजी वस्तु की विशेषता है प्रतिद्वंद्विता, अर्थात प्रतिद्वंद्विता युक्त के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ये निजी वस्तु की पहली विशेषता के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये निजी वस्तु की पहली विशेषता के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आता है क्या? विभाज्यता। दूसरा आता है विभाज्यता। तो पहली विशेषता क्या है? प्रतिद्वंद्विता युक्त, और दूसरी है विभाज्यता। तीसरा है अपवर्जन का सिद्धांत, और चौथा आता है वित्त प्रबंधन। चौथा आता है क्या? वित्त प्रबंधन। चार कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि प्रतिद्वंद्विता युक्त क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता युक्त क्या हो जाता है। ठीक है, वास्तव में निजी वस्तु क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति उसको उपयोग करता है तो उसकी उपलब्धता में कमी आने लगती है। निजी वस्तु क्या होता है कि वास्तव में क्या है कि अगर वो यूज किया उसको, तो वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए ही होगा, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा वस्तु एक तरह से यूज नहीं कर पाएगा, अर्थात एक तरह से उसकी उपलब्धता में कमी होते हुए दिखाई देने लगेगी। वो कहलाता है क्या? प्रतिद्वंद्विता युक्त के रूप में जाना जाता है, अर्थात राइवल याद रखना सबसे अच्छा जी। दूसरा है विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब है क्या कि जिसके लिए वो, जिसने उसका पे किया है, जिसने उसका भुगतान किया है, वही उसको यूज करेगा, कोई और यूज नहीं करेगा। तो विभाज्यता का साफ रूल होता है, अर्थात उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है कि भाई तू भी कर ले यूज, तू भी कर ले यूज, तू भी कर ले यूज। अब आप कहोगे कि सर मतलब मैं अगर जो है खरबूजा खरीद कर लाया और मेरी पूरी फैमिली अगर उसको खा रही है तो निजी वस्तु नहीं रह गई? नहीं, खरबूजा आपके लिए आया है तो पूरे परिवार के लिए आया है, आपका पूरा परिवार यूज करेगा उसको। फिर आपकी जो मर्जी है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत अधिकार है, तो आप उसको किसी को भी बांट दो, क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार है। अब हो सकता है कि आपने केवल श्याम को दे दिया, या केवल राधा को दे दिया, या केवल मोहन को दे दिया। ये वास्तव में क्या है? आप विभाज्यता के रूप में चीजों को लागू कर सकते हो, अर्थात समाज के जिन व्यक्तियों के द्वारा इसे खरीदा जा सकता है, वह व्यक्ति ही उसके उपभोग का करता है। वो कैसे उपभोग कर रहा है उसका अधिकार मिल जाता है उसको। तो दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना क्या यहां पर? विभाज्यता का। तीसरा क्या है? अपवर्जन का सिद्धांत। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है यहां पर। अपवर्जन का सिद्धांत यहां पर क्या है कि, ठीक है, अपवर्जन का सिद्धांत यह बताता है कि एक निजी वस्तु के मालिक दूसरे को उस वस्तु के उपयोग से बाहर कर सकते हैं जब तक कि वो इसको भुगतान ना करे। ठीक, मान लेते हैं क्या कि अगर कोई व्यक्ति है, तो यहां पर क्या है कि बाजार के द्वारा एक मूल्य निर्धारित कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति उस मूल्य को चुका देता है, तब तो वो क्या होगा कि उसका उपयोग कर लेगा। अगर यहां पर नहीं चुका पाता है वो मूल्य को, तो उसे बाहर किया जा सकता है, अर्थात अपवर्जन किया जा सकता है। उसे एक तरह से क्या है, यहां से बाहर निकाला जा सकता है।
उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो तीसरा, अपवर्जन का सिद्धांत का मतलब है क्या? अपवर्जन का सिद्धांत बताता है कि एक निजी वस्तु के मालिक दूसरे को उस वस्तु के उपयोग से बाहर कर सकता है जब तक कि वे उसके लिए भुगतान ना करें। मान लेते हैं क्या खरबूजा है, दुकानदार के पास है, तो दुकानदार के पास है तो वो उसकी निजी संपत्ति है, हमने उसको पे किया, फिर वो मेरी हो गई, तो वो मुझे बाहर कर सकता है जब तक कि मैं उसका भुगतान ना करूं। तो अपवर्जन का सिद्धांत भी रिप्रेजेंट होता है इसमें, तीसरी बात, निजी वस्तु में। यहीं से क्वेश्चन बनता है बाबू, याद रखना आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, और ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बेस्ड यहां पर बनाए गए। और तीसरा होता है वित्त प्रबंधन। वित्त प्रबंधन क्या? निजी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वित्त प्रबंधन करना पड़ता, पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी आप उनका उपयोग कर पाओगे, नहीं तो उनका उपयोग नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? व्यक्तिगत रूप से करनी पड़ेंगी, तभी आप उनको उपयोग कर पाओगे। तो निजी वस्तुओं की 4 चीजों को याद रखना है। प्रतिद्वंदता युक्त है, ठीक है, विभाज्यता है, अपवर्जन का सिद्धांत और वित्त प्रबंधन, चारों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं यहां, ठीक है। चारों के एक तरह से क्या है कि कॉन्सेप्ट यहां पर समझा दिए, ठीक। अब आता है दूसरा, सार्वजनिक वस्तुएं। ये कॉन्सेप्ट भी आता है। अब सार्वजनिक वस्तु क्या? सार्वजनिक वस्तु सामूहिक नागरिकों के लिए उपलब्ध करा, वे वस्तुएं सामूहिक रूप से उनका उपयोग करने की अनुमति दी जाती, वे वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं हैं। अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन का सिद्धांत, अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है? किसी को भी अलग किया जा सकता है। तो सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन का सिद्धांत यहां पर क्या है कि लागू नहीं होता है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, किसी को अलग नहीं किया जा सकता है, किसमें? सार्वजनिक वस्तुओं में। ये एक सबसे बड़ी बात है। अर्थात पैसों के बदले ये वस्तु का सेवा मिलना लागू नहीं होता है, जिसने पैसा नहीं दिया उसको भी इसका लाभ मिल जाएगा, उसको भी इसका लाभ मिल जाएगा। अर्थात पैसे देकर सार्वजनिक वस्तुओं को बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में। अब सार्वजनिक वस्तुएं कौन सी होती हैं? सोच रहे होंगे, लिखा हुआ है जैसे सार्वजनिक सड़क, पब्लिक रोड है, कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, सार्वजनिक पार्क है, पब्लिक पार्क है, न्याय व्यवस्था है, ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। देश की सुरक्षा है, पुलिस प्रशासन है, शांति है, ये सारी सार्वजनिक वस्तुएं हैं। इनको याद रखना आप, नहीं तो वस्तु में क्या है, ये टॉपिक, ये चीज जब आप देखो तो वहां गलत मत कर देना। ये सब सार्वजनिक वस्तुएं हैं। अब सार्वजनिक वस्तुओं की भी विशेषता होती है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता होती है, गैर प्रतिद्वंदिता होती है। वहां पर प्रतिद्वंदिता थी निजी में, इसमें गैर प्रतिद्वंद, गैर अपवर्जिता है, अर्थात अविभाज्य है, ठीक है, अविभाज्य है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या, सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन किया जाता है, वहां निजी क्षेत्र के द्वारा वित्त प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां विभाज्यता थी, वहां अविभाज्यता है। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में देखनी है। तो सार्वजनिक वस्तुओं की ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है। चारों चीजों को आप याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्त, इसलिए इसी पर बेस्ड होकर क्वेश्चन बनता है। गैर प्रतिद्वंदिता है, गैर अपवर्जिता है, अविभाज्य है, सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन। गैर प्रतिद्वंदिता का मतलब अर्थात किसी व्यक्ति को उपभोग से अन्य व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होती है, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे पार्क में घूमना हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति उसका उपयोग करता है तो दूसरे के लिए कमी नहीं होगी, वो उसके लिए मौजूद होगी। कभी एक तरह से कमी करने वाली कॉन्सेप्ट को इसके अंतर्गत नहीं रखा है। दूसरा, गैर अपवर्जिता, अर्थात किसी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। वहां पर जो पैसा देगा वो वंचित कर सकता है, जिसने पैसा दिया वही उसका उपयोग करेगा, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में उसमें गैर अपवर्जिता का नियम लागू होता है, याद रखना। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब है सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जा सकता है, अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं को अलग अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखना। अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से यूज नहीं कर सकते, करेंगे तो सब लोग सामूहिक करेंगे,
करेंगे, जितनी भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनका सामूहिक रूप से ही उपयोग करेंगे, एक साथ उपयोग करेंगे, हमेशा ही, कभी अलग अलग नहीं किया जा सका। और सरकार द्वारा इसका वित्त प्रबंधन होता है, निजी क्षेत्र के द्वारा नहीं, निजी के द्वारा नहीं किया जाता, सरकार के द्वारा वित्त प्रबंधन किया जाता। तो ये वस्तुएं कहलाती हैं, कौन सी वस्तुएं? सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। तो दूसरी वस्तु आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी वस्तु आती है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स से क्वेश्चन बनता है। मेरिट गुड्स क्या होती हैं? जो समाज की कार्यकुशलता और दक्षता बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, वे गुड्स कहलाती हैं मेरिट गुड्स। किसको बढ़ाती हैं? वो एक तरह से दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाने का काम करती हैं समाज की, वे मेरिट गुड्स कहलाते हैं। इन्हीं गुड्स को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गुड्स भी कहते हैं मेरिट गुड्स को, यही वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को जनहित के बढ़ावा देने के लिए समझती है, वे मेरिट गुड्स या उत्कृष्ट गुड्स के रूप में जानी जाती हैं। ऐसी कौन सी? ये वास्तव में क्या है? क्या सरकार लोगों की इच्छा से प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि अपनी इच्छा से लोगों को प्रोवाइड कराती है। जैसे अपनी इच्छा से लोगों को प्रोवाइड कराती है, सरकार लोगों की इच्छा से प्रोवाइड नहीं कराती, अपनी इच्छा से। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है? कि उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना, कि ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण का बढ़ावा दिया जा सके। और ये वास्तव में जो लाभार्थी है उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है, प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से लाभ पहुंचाया जाता है उत्कृष्ट वस्तुओं के माध्यम से। और हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में किसी विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाएंगे, ये भी हो सकता है कि किसी विशेष वर्ग के लिए ही उपलब्ध कराई जाए, जैसे गरीब के लिए उपलब्ध करा दी गई, या फिर किसी के पास दवाइयाँ नहीं है, दवाइयों के लिए उपलब्ध करा दी गई। यहाँ पर वास्तव में क्या है कि उन लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं जो वास्तव में क्या है कि इन वस्तुओं को वहन नहीं कर पाते, वे वस्तुएं मेरिट गुड्स कहलाती हैं। जैसे सब्सिडी पर घर, तो सब्सिडी पर जो घर दिया गया वो मेरिट गुड्स में आ जाएगा फिर। ठीक है, वैसे तो घर क्या है? निजी वस्तु के रूप में दिखाया, लेकिन जब सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो क्या कहलाने लगा? मेरिट गुड्स कहलाने लगा। अगर सरकार किसी खाद्यान्न पर सब्सिडी दे रही है तो मेरिट गुड्स कहलाना है। फ्री इलाज करा रही है सरकार तो वो मेरिट गुड्स कहलाने लगी। या ठीक है, सरकार एक तरह से फ्री में दवाइयां अगर वितरित कर रही है तो मेरिट गुड्स कहला रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है तो मेरिट गुड्स कहलाने लगी वो, क्योंकि सरकार के द्वारा वो प्रोवाइड कराया जाए, वो सामूहिक रूप से नहीं, एक विशेष वर्ग को लाभान्वित करने के लिए, उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ये गुड्स दी जा रही, वो गुड्स कहलाती है मेरिट गुड्स। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल में क्या है कि एजुकेशन के लिए फीस का कंसेशन दे दिया, या फिर सरकारी स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, वो भी क्या है कि मेरिट गुड्स के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो एक समूह, एक वर्ग को जब आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो गुड्स कहलाती है मेरिट गुड्स। वे गुड्स कौन सी कहलाती है? मेरिट गुड्स कहलाती है। तो तीनों गुड्स को आपने समझ लिया, बहुत छोटा सा टॉपिक था, निजी गुड्स, सार्वजनिक गुड्स और मेरिट गुड्स, और तीनों गुड्स को आपने एक तरह से समझ लिया है। तो अब देखते हैं आपके क्वेश्चंस एक तरह से बनते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा होती है निजी गुड्स में, यस होती है, सार्वजनिक में नहीं होती है, हाँ आमतौर पर होती है, मेरिट गुड्स को प्राप्त करने की हो सकता है। ठीक है, बहिष्करण हाँ होता है, नहीं होता है, हाँ आमतौर पर, लेकिन सरकार रोक सकती है इस बहिष्करण को। मुख्य कारण व्यक्तिगत लाभ है, इच्छाएं हैं, गैर प्रतिस्पर्धी है, गैर बहिष्करणीय है, सकारात्मक बाहरीताएं हैं और सूचना की कमी है। सकारात्मक बाहरीताएं का मतलब है क्या कि इसका बाह्य अर्थात बड़े पैमाने पर लाभ दिखाई देने लगता है, बड़े पैमाने पर इसका लाभ दिखाई देने लगता है। बाजार प्रावधान निजी क्षेत्र है, ठीक है, सरकार के द्वारा है, और निजी क्षेत्र लेकिन सरकारी हस्तक्षेप से चल रहा है। उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत संतुष्टि है, सभी को लाभ पहुंचाना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से लाई जाती है मेरिट गुड्स। तो इस तरह से ये इसके मेन कंपोनेंट हैं जिसके बेस पर आपका क्वेश्चंस बन सकता है, इसको याद रखें। अब देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन सीरीज को लाने का मेन पर्पज होता है क्या कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर प्राप्त कर सकें। यही उद्देश्य से मैं ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? निजी वस्तु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गैर प्रतिस्पर्धी। ये तो सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु है। गैर बहिष्करणीय सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु। ठीक है, यहाँ प्रतिस्पर्धी है और बहिष्करणीय उपयोग। ठीक, कंपटीशन हो सकता है एक वस्तु को उपयोग करने के लिए। बिल्कुल ठीक आंसर क्या होगा? गा इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है क्या? एक प्रकाश स्तंभ जो एक निश्चित क्षेत्र में सभी जहाजों को नौका वाहन सहायता प्रदान करता है, भले ही वे सेवा के लिए भुगतान करें या नहीं, किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? किसका उदाहरण है? निजी वस्तु। निजी वस्तु तो नहीं है। एक प्रकाश स्तंभ एक निश्चित क्षेत्र में सभी जहाजों को नौका वाहन सहायता प्रदान कर रहा है। सभी जहाजों का मतलब सामूहिक रूप से, किसी को वंचित नहीं किया जा रहा, तो निजी वस्तु नहीं हो सकती। मेरिट वस्तु एक समूह विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जो भी वहां से निकलेगा, चाहे जहाज निकले, चाहे व्यक्ति निकले, कोई भी एक तरह से वहां से बड़े बड़ी नौकाएं निकले, कुछ भी निकलेगा तो उसको ये लाभ मिलेगा 100%। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सार्वजनिक वस्तु। आंसर क्या होगा? दूसरे का गा होगा। सार्वजनिक वस्तु गैर प्रतिस्पर्धी है। जहाज को प्रकाश स्तंभ के लाभ से दूसरों को लाभ देने से नहीं रोका जा सकता है, इसीलिए क्या है? गैर बहिष्करणीय के रूप में एक तरह से ये जाना जाता है, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को अक्सर मेरिट वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा सरकार के द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के द्वारा हमेशा मुफ्त प्रदान की जाती हैं, ये बात तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन वास्तव में क्या है? क्योंकि ये मेरिट वस्तुओं के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया? इसलिए तो नहीं किया गया कि ये मुफ्त प्रोवाइड की जाती हैं, इसके लिए तो नहीं। ठीक है, इनकी खपत सकारात्मक बढ़ाताएं उत्पन्न करती हैं और समाज में माना जाता है कि सभी तक उन पर पहुंच होनी चाहिए, अर्थात कोई वंचित ना रह जाए इन वस्तुओं से। इसीलिए इनको एक तरह से सकारात्मक बाध्यताओं को उत्पन्न करते हुए देखा गया है, अर्थात तीसरे व्यक्ति को भी ये अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएंगे। ठीक है, अर्थात किसी न किसी को इससे लाभ होते हुए दिखाई देगा। एक बड़ी आबादी पर इसका प्रभाव हो सकता है, भविष्य में पड़ता रहे, इसीलिए ये उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, उनकी खपत सकारात्मक बाहरीताएं उत्पन्न करती है और समाज मानता है कि सभी को उन तक पहुंच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? खा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निःशुल्क सवारी समस्या में सबसे अधिक ग्रस्त होने की संभावना है? निःशुल्क सवारी समस्या अर्थात फ्री राइडर प्रॉब्लम्स में से सबसे अधिक ग्रस्त होने की संभावना है। फ्री राइडर एक तरह से संभावना के रूप में अगर देखा जाए तो किसके लिए समस्या उत्पन्न कर देगा? फ्री राइडर, निःशुल्क सवारी समस्या, तो आप जाहिर सी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। राष्ट्रीय समस्या के लिए जब आप किसी वस्तु का भुगतान किए बिना उसका लाभ उठा सकते हैं तो उसकी आपूर्ति धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। और ऐसी कंडीशंस में क्या है कि ऐसे लोगों को करों का भुगतान करने वालों की रक्षा करना और ना करने वालों की रक्षा करना असंभव हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का ये चीज निकल कर आ जाता है। आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। सरकार अक्सर मेरिट वस्तुओं के बाजार में हस्तक्षेप करती है। सरकार अक्सर मेरिट वस्तुओं से बाजार में हस्तक्षेप करती है, ये प्रश्न होगा हमारे ख्याल से इसका। ठीक है, तो क्यों करती है इसका यहां पर? ठीक है, खपत को कम करने के लिए सरकार कर लगाकर करती है हस्तक्षेप? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके प्रावधान को पूरी तरीके से निजी क्षेत्र पर छोड़ने के लिए करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब्सिडी प्रदान करके उन्हें अनिवार्य बनाकर सरकार मेरिट वस्तुओं को बाजार में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि सब्सिडी प्रदान करती है और फिर उसे अनिवार्य रूप से लागू करके चीजों को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात उपभोक्ता को कम लागत पर उपलब्ध कराती है और उनके उपभोग को अनिवार्य बना देती है।
उनके उपभोग को क्या कर देती है, अनिवार्य बना देती हैं। जैसे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया ना सरकार के द्वारा, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन लाने का मेन पर्पस था, इस टॉपिक को लाने का मेन पर्पस था कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। मैरिड गुड्स क्या होती हैं, सार्वजनिक गुड्स क्या होती हैं और निजी गुड्स क्या होती हैं, उनको समझाने का मेन पर्पस के रूप में हमने ये क्लास रखी थी आज की। तो इसी तरीके से हम 9:30 बजे क्लास लेकर आते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, जिससे आपके जो प्रतिदिन के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी से संबंधित कोई भी समस्या फिर आपकी नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल फिर 9:30 बजे इसी टाइम पर।